तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल यानी लेटर मुगल पीरियड का जो बचा हुआ भाग है वो आज डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला तक पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हम लोगों का लेटर मुगल पीरियड में शासक है वह है मोहम्मद शाह। आपको पता होगा कि बहादुर शाह का एक पुत्र था जिसका नाम जहान शाह था। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहान शाह। तो बाकी फर्रुखसियर अजीमुशान का पुत्र था और उसके बाद के जो 2 शासक थे रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, ये रफ़ीउशान का पुत्र था। और जो सबसे बहादुर शाह का छोटा बेटा था जहान शाह, उसका पुत्र मोहम्मद शाह था। बात समझ में आई? यानी मोहम्मद शाह बेटा किसका था? जहान शाह का। और जहान शाह किसका बेटा था? तो बहादुर शाह प्रथम का। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस शासक को हम पढ़ रहे हैं वो बहादुर शाह प्रथम का पोता हुआ, पौत्र हुआ। अगर मोहम्मद शाह को समझने की कोशिश करें तो इसका मूल नाम मोहम्मद शाह नहीं था, बल्कि इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। ठीक है? और इसने मोहम्मद शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया, ओथ सेरेमनी कराया। जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ उस वर्ष इसकी आयु मात्र 21 वर्ष थी। और इसकी विशेषता जो व्यक्तित्व का था, अगर व्यक्तित्व की विशेषता की बात करें इसकी, तो ये पूर्ण रूप से विलासी था। और विलासिता का ये आलम था कि इसका दरबार स्त्रियों से भरा रहता था। कार्य नहीं होते थे, सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां होती थी। और इसी कारण से, उसके व्यक्तित्व के इस गुण के कारण इसे दरबारियों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, और उपाधि था इसका रंगीला, चूंकि रंगीन मिजाज आदमी था। इसीलिए इतिहास के पुस्तकों में आप देखेंगे कि इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से पुकारा जाता है। उसके व्यक्तित्व के ये दोष इसलिए आपको बताए जा रहे हैं कि लेटर मुगल पीरियड के अधिकांश शासक, पूर्व के शासक भी आशिक मिजाज रहे हैं, लेकिन उनका और परवर्ती काल के शासकों का अंतर ये था कि वो लोग अपने आशिकी के साथ साथ प्रशासनिक कामों या साम्राज्य विस्तार पर भी युक्त ध्यान दिया करते थे। लेकिन लेटर मुगल पीरियड के जितने शासक थे, अधिकांशतः उनका व्यसन ही सिर्फ विलास था। और उसमें अगर कैटेगराइजेशंस करें, वर्गीकरण करें, तो मोहम्मद शाह की रैंकिंग सबसे प्रथम थी। इसी कारण से इतिहास में इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी जो मुगल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था, और उन
घटनाओं के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मुगलों का क्षेत्र इतना सीमित हो गया कि किसी प्रकार की कोई राजनीतिक घटनाएं ही नहीं घटी। जो छिटपुट घटना एक आध दो घटी वो हम लोग बीच में पढ़ लेंगे उसके क्रम में। अधिकांश उनके विलाप, उनका रोना और उनके दुख का ही दर्शन हम लोग को इसके बाद होगा। इसीलिए अगर अध्ययन की तैयारी के लिए अगर देखा जाए तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो इसके शासनकाल की सबसे पहली जो घटना हुई कि शासक बनते के साथ इसके शासनकाल में सैयद भाइयों का पतन हो गया। यह पतन नहीं कहिए बल्कि सैयद भाइयों का अंत हो गया। ठीक है। जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तो आप जानते हैं कि सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी दल के नेता थे। कल ही के क्लास में हमने आपको बताया कि मुगल दरबार जो था वो 4 विदेशी और देशी दलों में बंट गया था। उसमें से एक तुरानियों का दल था, एक ईरानियों का दल था, एक हिंदुस्तानी दल था और एक अफगानी दल था। ये 4 दलों में से 3 दल विदेशी थे और हिंदुस्तानी दल देशी था। इसका उदय स्थानीय परिवेश के अनुसार हुआ था। उसी दल का नेता था सैयद बंधु। तो 13 से जो इसका प्रभुत्व मुगल दरबार पे छाया रहा तो उसके कारण इसका एक विरोधी दल उभर करके सामने आया, हिंदुस्तानी दल का। और विरोधी दल कौन था? तो जो तुरानी दल था वो था इसका विरोधी दल। और तुरानी दल के जो नेता थे इस समय, जो हेड था, उसका नाम निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां था। और इसी के साथ अमीन खां था। तो तुरानी दल के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया, एक कॉन्स्पिरेसी की गई। और इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उसमें मोहम्मद शाह खुद था, प्लस जो राजमाता थी वो खुद इसमें शामिल थी और तुरानी दल के सदस्य थे। जो तुरानी दल के जो नेता दो लिखे वो इन चारों ने मिलकर के सैयद बंधुओं के अंत का एक षड्यंत्र रचा। उसमें आपको याद होगा कि फर्रुख सियर के समय में जो सैयद बंधु में छोटा भाई था यानी हुसैन अली खां, तो उसको दक्कन की सूबेदारी दी गई थी। और वो दक्कन की सूबेदारी खुद नहीं जा करके बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता था। लेकिन जो तुरानी दल का एक नेता था मीर जुमला, उससे उसका संघर्ष हो गया इस मुद्दे पे। चूंकि मीर जुमला को भी गुजरात का प्रांतपति बनाया गया था और वो भी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाता था, खुद दिल्ली में रहता था। तो हुसैन अली खान ने भी ये मांग की कि हम भी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाएंगे। बात इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह तक का नौबत आ गया। तब राजमाता ने उस समय हस्तक्षेप किया था और मीर जुमला को पटना भेज दिया गया और हुसैन अली खां को उसी समय जो था वो दक्कन के सूबेदार के रूप में वहां भेज दिया गया।
इस प्रकार हसन अली खां जो उसका बड़ा भाई था, वो दरबार में उसी समय से अकेला रह रहा था। अगर दोनों भाई साथ रहते तो हो सकता था कि यह षड्यंत्र सफल नहीं होता, लेकिन अकेले रहने के कारण यह षड्यंत्र सफल रहा। और योजनानुसार इस दल ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर खां। ये एक मामूली कर्मचारी था, लेकिन इसको तय किया गया कि तुम हसन अली खां की हत्या कर दोगे। तो इसके द्वारा हसन खां की जो बड़ा सैयद बंधु था, इस हसन खां की क्या कर दी गई? हत्या कर दी। हत्या का घटनाक्रम अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से था कि योजनानुसार इसने जहरीले कटार को अपने आस्तीन में छुपा रखा था। और हसन अली खां जब अपने कार्यालय में बैठा था और अकेले बैठा था, तो उस समय उसके समक्ष एक संचिका यानी सरकारी जो फाइल होता है वो प्रस्तुत किया पढ़ के साइन करने के लिए। तो संचिकाएं काफ़ी जो है वो सेंसिटिव थी, इसलिए हसन अली खां बहुत गौर से उसको पढ़ने लगा। और इसी बीच पॉइजनस जो चाकू था वो उसके पीठ पर घोंप दिया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु फौरन हो गई। तो इस प्रकार से एक भाई का अंत हो गया। अब इस हत्या का प्रतिकार करने के लिए यानी बदला लेने के लिए जो इसका छोटा भाई था, जिसका नाम क्या था? हुसैन अली खां। हम यहां शॉर्ट में हुसैन खां लिखते हैं। दक्कन से दिल्ली पहुंचा, लेकिन मार्ग में ही यानी दिल्ली के निकट ही, दिल्ली में उसको पहुंचने नहीं दिया गया, दिल्ली के निकट में मार्ग में ही मुगल फौज से उसका सामना हुआ। यह मुगल फौज ने क्या किया? उसको पराजित कर दिया और पराजित करने के पश्चात उसको कैद कर लिया। और फिर 2 वर्षों के बाद यानी 1722 एडी को उसकी हत्या कर दी गई, जेल में ही। हत्या इस ढंग से कि उसको जहर दे दिया गया और ये मारा गया। जो हुसैन अली खां जो छोटा भाई था, उसकी पराजय का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका मुकाबला मोहम्मद शाह से नहीं था, बल्कि उस समय जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, मुगल प्रशासन था, वो विभिन्न अमीरों के बीच सैनिक रूप से बढ़ चुका था। यानी मुगल सेना डायरेक्ट अब मुगल सम्राट के अधीन नहीं था, या कह लीजिए कि मुगल सम्राट के अधीन बहुत कम सैनिक थे। मनसबदारी व्यवस्था में ऐसे भी पूर्व से ही सेना किसी न किसी मनसबदार या सरदार के अधीन हुआ करता था। जो उसकी निजी सेना सम्राट की होती थी, सरखेल की, उसकी संख्या उतनी नहीं होती थी। शुरू से ही संख्या मुगल सेना में सबसे ज्यादा प्रतिशतता मनसबदारों की थी। तो मनसबदार जब तक स्वामी भक्त थे या कह लीजिए सम्राट से डरते थे, तब तक वो अपने सेना ईमानदारी पूर्वक सुपुर्द करते थे। लेकिन अभी वो परिस्थितियां नहीं थी। अभी सारे आप देख रहे थे कि सारे लोग स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। तो सेना का जो स्वामी भक्ति थी वो मुगल सम्राट के प्रति नहीं थी, बल्कि अपने मनसबदार के प्रति थी। तो सारे मनसबदारों में सबसे ज्यादा सेना या शक्तिशाली सेना किसी के पास था उस वक्त, तो निजामुल मुल्क चिनकिज खां के पास। तो हुसैन अली खां का जो मुठभेड़ हुआ वो एक शक्तिशाली सेना से हुआ, जिसका सेनापति निजामुल मुल्क चिनकिज खां था। इसीलिए उसको हार जाना पड़ा, या वो हार गया और कैद में रहना पड़ा, और फिर उसको जहर दे करके उसकी
हत्या कर दी। तो इस तरीके से सैयद बंधु जो निर्माता, किंग मेकर या राजा निर्माता माने जाते थे अपने समय में, और लगातार 1713 से 1720 या 22 तक उनका प्रभुत्व मुगल दरबार पर बना रहा, उसका 22 में पूर्ण रूप से समापन हो गया। तो यह मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक बहुत बड़ी घटना है। समझ में आई पूरी बात? इसमें एनी क्वेश्चंस इस टॉपिक में? आगे बढ़े। अमीन खां, ये निजामुल मुल्क अलग आदमी था, अमीन खां अलग, दोनों था, और दोनों तुरानी दल के मेंबर्स थे। पूरी बात? एनी क्वेश्चंस? नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया? जब लिखे तो इस बार लिख लिया कीजिए साथ साथ। स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, तब स्टोरी सुनाने वाले हैं। आपको टॉपिक ना समझा रहे हैं। हाँ, ये तो बात है। ध्यान से अगर लेक्चर सुन लीजिए तो पूरा टॉपिक याद हो जाता है। पढ़ाई को लोग बहुत आसान समझते हैं, समझ गए? लेकिन जो पढ़ता है उसी का दिल जानता है, जो पढ़ाता है उसी का दिल जानता है। अगर सही से पढ़े तो आप एक नोट सही से बना लीजिए, उसके बाद देखिए अपना मानसिक स्थिति, खुशी भी मिलती है लेकिन बदन में थकान भी होता है। नहीं सर, यही तो गलत है। हिस्ट्री को कितना रटिएगा? ये संभव है? हिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है। अगर समझ करके आप पढ़ते हैं तो फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ी रटते हैं हिस्ट्री को। आप कभी परीक्षा मेरा लेना हो तो कोई भी टॉपिक दे दीजिए और उसके बाद बोलिए कि इसको एट रैंडम आप बताइए हमको। ऐसे तो हम होमवर्क करके आते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप पढ़ करके आए हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो है एक संतोष के लिए एक उपाय है। अगर हम एट ए मोमेंट कोई नया टॉपिक अभी चाहें कि आपको पढ़ाएं पढ़ कर करके, तो नहीं पढ़ा सकते। तो ये टॉपिक पूर्व से हमारा समझा हुआ है, तो उसको एक सरसरी निगाह देख लेते हैं कि कहीं कोई सिस्टम गड़बड़ ना हो जाए सीक्वेंस का, तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपके पास भी ये क्षमता आ जाएगी। ये कोई बहुत असंभव चीज़ नहीं है, और हम वो क्षमता आपके अंदर पैदा कर देंगे। अभी आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप मेरे अनुरूप अगर होमवर्क करते रहिए तो एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं हमें भी याद है सब। तो अब देखिए दूसरा जो, ये तो सैयद भाइयों का अंत हो गया। अब एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जो इसके काल की बहुत बड़ी घटना है, वो है कि मुगल साम्राज्य का
विघटन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा विस्तृत था। अगर कोई क्षेत्र उससे छूटा था तो नीचे का जो चौर का क्षेत्र था, केरला का कुछ क्षेत्र और कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र, उसको छोड़ करके बाकी अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। कंधार ईरान के पास चला गया था, उसको भी जीतने की कोशिश इसने की थी। कुछ इतिहासकार इसके प्रांतों की संख्या 21 बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसके प्रांतों की संख्या 22 बताते हैं। 21 हो या 22 हो, लेकिन संपूर्ण भारत इसके साम्राज्य के अधीन था। अकबर के अधीन भी इतना नहीं था। अकबर का उत्तर भारत पर था और दक्षिण में खानदेश और अहमदनगर पर था। बीजापुर गोलकुंडा अकबर के शासनकाल में भी नहीं था। बीजापुर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया तो औरंगजेब नहीं शामिल किया। खैर, ये अलग बहस है कि उसकी ये नीति गलत थी। दक्कन के सारे राज्यों को जीत करके मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेने से फिर मुगलों के पास उसे संभालने की शक्ति नहीं रही, और जिसके कारण से उसकी मृत्यु के बाद उसका विघटन होना शुरू हुआ, इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है। लेकिन हमें यहाँ देखना ये है कि जो साम्राज्य औरंगजेब छोड़ करके गया था, वो साम्राज्य बहादुर शाह के समय में भी अक्षुण्ण रहा, जहांदार शाह के समय भी अक्षुण्ण रहा, फर्रुख सियर के समय भी अक्षुण्ण रहा, यहाँ तक कि रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला के समय भी अक्षुण्ण रहा। मोहम्मद शाह का काल जैसे ही आता है, वैसे ही कह लीजिए कि 75% मुगल साम्राज्य से उसका क्षेत्र अलग होकर के क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मुगल साम्राज्य बट गया, और उसका पीरियड यही था। तो हम लोग को देखना है कि वो कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां थीं जो मोहम्मद शाह के समय में मुगल आधिपत्य से अपने आप को मुक्त करके स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करने में सफल रही। तो सबसे पहला जो नाम आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इंटैक्ट। अक्षुण्ण का मतलब इंटैक्ट, माने उसमें से कोई पार्ट अलग ना हुआ। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसके जगह पर इंटैक्ट शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें पहला जो था वो हैदराबाद की रियासत थी। हैदराबाद पर अगर रियासत पर देखा जाए तो ये हेडक्वार्टर था, और यहां 6 सूबा इसके अधीन था। वहां स्टेट को मुगलों के यहां सूबा कहा जाता था, SUBA। हाँ, और इसका जो प्रांतपति था संपूर्ण का, उसका नाम था मुबारिज खां। माने वहां का जो सूबेदार था उसका नाम क्या था? मुबारिज खां। अब ये सूबा मुगल से अलग कैसे हुआ? तो आपको एक नाम याद होगा जो भी बार बार ले रहे हैं, निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां। निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां। ये क्या था? तो अभी अभी आप देखा कि एक व्यक्ति था और तुरानी दल का नेता था।
इन आपने देखा। तो निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां वास्तव में औरंगजेब कालीन एक सामंत था, या औरंगजेब के समय का मुगल अमीर था। योग्यता काफी अच्छी थी, सैन्य सामर्थ्य काफी अच्छा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। तो जब मोहम्मद शाह का शासनकाल आया तो सैयद बंधु के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, निजामुल मुल्क की। इसलिए उसकी हत्या के बाद 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क को मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अगर यह चाहता तो चूंकि मोहम्मद शाह की स्थिति काफी दयनीय थी, जो उसके व्यक्तित्व में हम लोग देख चुके थे, तो एक तरीके से जो है ये सर्वे सर्वा बन सकता था। लेकिन दरबारी षड्यंत्र से ये काफी परेशान था। जिस दरबारी षड्यंत्र के कारण सैयद बंधुओं की हत्या हुई थी, वो दरबारी षड्यंत्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसे भी इस बात का डर था कि हम भी यदि यहां रह गए तो हमारी भी हत्या हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अच्छा यह है कि हम एक अलग रियासत की स्थापना करें। इसलिए बिना मोहम्मद शाह को बताए हुए 1923 ईस्वी में 1723 ईस्वी में ये दक्कन के लिए पलायन कर गया अपनी फौज लेकर, और दक्कन एस्केप कर गया, पलायन कर गया। और दक्कन जाने के बाद इसने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि मुबारिज खां के साथ एक युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध का नाम था शकूर खेड़ा का युद्ध। शकूर खेड़ा युद्ध। और ये कब लड़ता है? तो 1724 को, ठीक है। और इस युद्ध को, यानी शकूर खेड़ा के युद्ध को, निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां यानी निजाम कह लीजिए, वो विजयी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिस्थितिवश जो मोहम्मद शाह था, वो उसके इस जीत का या उसके द्वारा निजामशाही वंश स्थापित करने को मान्यता दे देता है। और मान्यता ही नहीं देता है, बल्कि उसको आसफ जाह की उपाधि दे देता है, यानी महान नेता। उसकी स्वतंत्रता का चाहिए था कि मोहम्मद शाह को फौज लेकर के उसको पराजित करना चाहिए था। किसको? निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां का। और पुनः जो उसने विद्रोह किया था उसके लिए दंडित करना चाहिए था, और मुगलों के जो 6 सूबे थे उसको मुगल के अधीन रहना चाहिए था। लेकिन अपनी अनकैपेबिलिटी यानी निशक्तता के कारण वो ऐसा नहीं कर सका, और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ये कहा कि ठीक है, ये हमारा ही आदमी है, शासन करने दो इसको, ताकि दुनिया को ये लगे कि हैदराबाद अलग नहीं हुआ है, अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हैदराबाद अलग हो चुका था, क्योंकि किसी भी प्रांत के केंद्र के अधीन होने का सिर्फ एक ही प्रमाण था कि वो वार्षिक जो कर एकत्र कर रहा है उसका हिसाब दे, और अपने खर्च के अतिरिक्त जितनी राशि बची है वो केंद्रीय राजकोष में, सेंट्रल एक्सचेकर में जमा कर दे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली। सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि उसने अपना बाज़ाब्ते तौर पे राज्याभिषेक कराया,
अपने नाम के सिक्के चलाए और जो एक स्वतंत्र शासक की हैसियत होती है वो सभी के सभी उसने बहाल कर लिया। इस तरीके से मोहम्मद शाह के शासनकाल में दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन में हमने आपको हैदराबाद रियासत के बारे में बताया। हाँ, नर्मदा और ताप्ती के नीचे जितना था, आप जैसे ही नर्मदा और ताप्ती के नीचे जाएंगे तो ये तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाका में पड़ता है। तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र देखते हैं वो अहमदनगर और खानदेश उसमें था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला करके अहमदनगर खानदेश था, ये दो रियासतें थी। और फिर नीचे में जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक देखते थे, तो कर्नाटक की रियासत बीजापुर कहलाती थी और आंध्रा की रियासत गोलकुंडा कहलाती थी। इसके अलावा बरार और बीदर ये दो अन्य रियासतें थी। तो कुल मिलाकर के मुगल काल में दक्षिण भारत में 6 रियासतें हो गई, अहमदनगर, खानदेश, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो इन्हीं 6 रियासतों की बात हो रही है। तो इन सारे को सम्मिलित कर दीजिए तो इसका मतलब पूरा दक्कन था, पूरा दक्षिण भारत था। और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ था? हैदराबाद। अब बात समझ में आ गई? तो इतना आपको क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत मोहम्मद शाह के समय में उसके हाथ से निकल गया, यानी मुगल अब आधे रह गए। अब आइए, दूसरा रियासत जो था वो था बंगाल। बंगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ये औरंगजेब कालीन सामंत था या मनसबदार था और काफी योग्य था। इसी कारण से मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने ही बंगाल का सूबेदार बनाया था। एक्चुअली में दीवान बनाया था, फिर बाद में सूबेदार बना दिया। अब मुर्शिद कुली खां कौन था? जिस तरीके से निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां औरंगजेब कालीन एक योग मनसबदार था, ठीक उसी तरह, बल्कि उससे भी कहिए कि ज्यादा, मुर्शिद कुली खां काफी योग्य था। इसकी योग्यता पर अगर नजर दौड़ाइए, एम्फेसाइज कीजिए, जोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा। और अंदर जाइए तो वास्तव में ये गोलकुंडा का ब्राह्मण परिवार से था और हिंदू था। और गोलकुंडा का जो उस समय शासक था कुतुब शाही वंश का, कुली कुतुब शाह, वो गोलकुंडा के जनता की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं था। वास्तव में गोलकुंडा की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो वहां की भूमि थी। वहां की भूमि एक प्रकार की नहीं थी। कुछ भूमि बहुत ज्यादा अनुर्वर थी, कुछ पठारी थी, कुछ उपजाऊ थी। ऐसे में वहां भू राजस्व का एक तरीके से निर्धारण संभव नहीं था। और जो भी शासक बनता था वो गोलकुंडा के भू राजस्व का ऐसा वैज्ञानिक हल नहीं निकालता था जिसके कारण किसानों को तकलीफ ना हो, बल्कि सभी शासकों का अंधापन के आधार पर निर्णय होता था कि चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, आपको भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू देना है। तो कोई भी शासक बने हो, चाहे उसके पहले कृष्णराज रहा हो या कोई रहा हो, सभी की नीति यही थी। इसलिए वहां पलायन की समस्या बहुत थी। शासक अगर कर लेना चाहता था तो लोग भाग के चले जाते थे पहाड़ों में।
या दूसरी जगह में चले जाते थे। तो इससे कृषि उत्पादन काफी गिर गया था और कुली कुतुब शाह भी इस समस्या का समाधान करने में असफल हुआ। इसलिए वहां का ये ब्राह्मण जिसके पास पूरा खाका था कि आखिर यहां के लैंड टेनर सिस्टम्स को, भू राजस्व व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, उसको मौका नहीं मिल रहा था, तो उसने औरंगजेब से संपर्क स्थापित किया और कुली कुतुब शाह के साथ जो औरंगजेब का युद्ध हुआ है, उस युद्ध में उस ब्राह्मण ने औरंगजेब की बहुत मदद की और जब गोलकुंडा जीत लिया गया औरंगजेब के द्वारा, तब फिर इसी को वहां का प्रधान बनाया गया और इसके मस्तिष्क में भू राजस्व के संबंध में जो भी नीतियां थी वो सभी को लागू किया और 10 वर्षों के अंदर गोलकुंडा शस्य श्यामला यानी हरा भरा ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर गया। तो ये कृषि के दृष्टिकोण से काफी बहुत बड़ी सफलता थी और इसलिए औरंगजेब के दृष्टि में ये व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण था। तो बंगाल में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या तो नहीं, लेकिन वहां भूमि एक प्रकार की थी, 3 फसलें होती थी, लेकिन वहां दिक्कत यह था कि जो स्थानीय जागीरदार थे वो भू राजस्व को हजम कर लिया करते थे। भू राजस्व वसूली बहुत होती थी, किसान भागते नहीं थे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए वहां से भू राजस्व जितना आना चाहिए था मुगलों को बंगाल से, उतना नहीं आ पाता था और 3 बड़े बड़े जागीरदार ऐसे थे जो इस राजस्व को हड़प रहे थे। तो इसलिए इसका ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर के बाद जब बंगाल आया तो ये मुसलमान बन गया और मुर्शिद कुली खां के नाम से जाना गया और वहां तीनों जागीरदारों के विद्रोह को दबाया और दबाने के बाद वहां भी वही मुगल भू राजस्व नीति लागू की जो उसने दक्कन में प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली लागू किया था। अब जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक ये भू राजस्व दिल्ली को भेजता रहा, लेकिन जैसे ही बहादुर शाह के समय में गृह युद्ध हुआ उस समय तक भी भेजता रहा, लेकिन जब मुगल अमीरों ने जहांदार शाह के समय में हस्तक्षेप किया तो उस समय से ये भू राजस्व भेजना बंद कर दिया, हालांकि मुगल प्रभुत्व को स्वीकार करता था। तो यहां जो मुर्शिद कुली खां था ये वास्तव में 1717 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1717 ईस्वी के बाद इसका दामाद था जिसका नाम था शुजाउद्दीन। क्या नाम था? शुजाउद्दीन। ये 1717 से लेकर के 1739 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने पूर्ण रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, डिक्लेयर। मुर्शिद कुली खां भी स्वतंत्र था। यहां पर नजाकत समझिए बात की। मुर्शिद कुली खां के समय में ही बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उसके लिए एक वर्ड होगा अनडिक्लेयर। जैसे आपसे दुश्मनी हमारी हो गई, फैटम फैटे भी नहीं हुआ है, तो दुश्मनी हो गई तो अनडिक्लेयर हो गया कि दुश्मनी है। अगर हम फैटम फैटी हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्लेयर हो गया कि नहीं भाई, दुनिया जान गई। तो कुछ इसी तरह की घटना घटी थी बंगाल के परिवेश में कि मुर्शिद कुली खां के समय में स्वतंत्रता अनडिक्लेयर थी, लेकिन उसका जो दामाद था शुजाउद्दीन उसने डिक्लेयर कर दिया नहीं हम आजाद हैं। और जब ये 39 में मरा तो इसका पुत्र था सरफराज खां। क्या नाम था? अब बस मुर्शिद कुली खां का जो वंश था वो यहीं तक दी एंड कर गया। इसके बाद एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम था घिरिया का युद्ध। क्या बोलते रहिए? घिरिया का युद्ध। ये घिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था।
अलीवर्दी खां का नाम सुने हैं? कर्नाटक का आदमी था ये? कहां का था? अलीवर्दी खां कहां का था? कहां का था आप लोग बोलिए? अरे नवाब सिराजुद्दौला का नाना था ये। इसके काल में प्लासी का युद्ध हुआ था, भूल गए? बैटल ऑफ प्लासी नहीं पढ़े हैं? क्लायू और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये तो बच्चा वाला सवाल है। सिराजुद्दौला का तो अलीवर्दी खां उस समय पटना का नायब दीवान था, मुगलों के अधीन। और पटना का नायब दीवान रहते हुए मुगल सत्ता जब लड़खड़ा रही थी तो बिहार में बहुत सारे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। उसी में टेकारी राज का संस्थापक वीर सिंह था और हथुआ स्टेट का संस्थापक सुंदर सिंह था। ये दोनों, जब अलीवर्दी खां उप दीवान था और अजीमुशान सूबेदार था, तो इन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। वीर सिंह और सुंदर सिंह बोल दिए थे, नहीं, कंचन सिंह उसका नाम था, हथुआ स्टेट का संस्थापक। तो ये लोग बहुत थे और उसी समय इन दोनों ने, कोई बाहर से इनको सत्ता नहीं मिली थी, अपने सौजातीय लोगों का लठायत इन लोगों ने अलीवर्दी खां के समर्थन से, आजिमुशान के समर्थन से संगठित कर लिया कि हम वहां कब्जा कर लेना। तो लाख एक गांव है, अभी भी है, वो भूमियारों का गांव है बहुत बड़ा, तो लाख गढ़ कहलाता है, अभी वो सुंदरगढ़ कहलाता है, क्योंकि सुंदर सिंह जो टिकारी नरेश थे उन्होंने बहुत बड़ा किला बनाया था वहां उस गांव में। तो वहां अपना कब्जा कर लिया और बहुत सारा एरिया को जीत लिया। तो जब ये घिरिया का युद्ध लड़ा जा रहा था 1739 में, तो इस युद्ध में बिहार के इन क्षेत्रीय शक्तियों ने अलीवर्दी खां का साथ दिया था और सरफराज खां पराजित ही नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से मुर्शिद कुली खां का वंश यहां समाप्त हो जाता है और अलीवर्दी खां का वंश यहां शुरू होता है। तो ये सभी किरदार, कैरेक्टर बंगाल की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी थे और मुगलों के हाथ से बंगाल स्वतंत्र हुआ। ये जितनी घटना घटी आप गौर से देखिए, तो इस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। हम पूरे डेट वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मोहम्मद शाह चाहता तो इन सभी घटनाओं पर नियंत्रण कर सकता था, रोक सकता था, लेकिन अपनी अनएबिलिटी, निशक्तता के कारण वह ऐसा नहीं कर सका और उसी के शासनकाल में बंगाल भी जो है मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। क्लियर? ये दूसरा मैंने आपको बताया। अब तीसरा आते हैं। नहीं बढ़ रहा है ऊपर? ना काहे लेंगे नेक्स्ट पेज? क्यों लेंगे? इससे अच्छा लगता है। छोड़िए, इतना ही, छोटा कर दे। वो यही लास्ट है। ठीक। अब यहां तक आप लोग देख रहे हैं कि हैदराबाद का मामला समझ गए, बंगाल का मामला समझ गए। अब आइए, एक दूसरा है अवध। ठीक है? अवध के बारे में, अवध यानी लखनऊ का इलाका, और एक दूसरा था आगरा। तो कभी दोनों सम्मिलित रूप से एक रहा, कभी अलग शासक हुए। तो एंग्लो अवध रिलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसका पूरा डेटा आपके सामने देंगे। अभी आप अपने संतोष के लिए आप मान लीजिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है उसके बारे में कहानी पढ़ रहे हैं। तो यहां घटना घटी अवध में
1739 में, 1739 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सआदत खां बुरहान मुल्क। इसे भी मुगल सम्राट के द्वारा वहां का सूबेदार बनाया गया था। कहां का? अवध का। अवध की जो भू संरचना थी, जो लैंड स्ट्रक्चर्स था, और वो लैंड स्ट्रक्चर्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, वो बहुत लंबे समय से भारत के दूसरे क्षेत्रों से कुछ हट करके था। और वो व्यवस्था जो थी वो ये थी कि वहां कोई भी शासक आए, जो किसान होता था वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से टैक्स नहीं देता था, बल्कि अपने गांव का ही एक मुखिया चुन लेता था कि भाई ये लो, हमारे खेत का पैसा सब लोग उसको जमा कर देता था और वो जाके शासक को दे देता था। तो इस प्रकार जो तहसील या परगने वहां थे वो भूराजस्व की एक इकाई बन गए, एक यूनिट बन गए। और जगहों पे हर किसान अलग अलग यूनिट था, हर किसान से अलग अलग टैक्स लिए जाते थे। अवध का जो इलाका था वहां एक प्रकार से समझिए कि परगना या तालुक का सामूहिक टैक्स दिया जाता था। इसी का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने जब उनका शासनकाल आया तो उन लोगों ने वहां एक अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम इजाद किया जिसको हम लोग महालवाड़ी बोलते हैं। यानी भूमि को विभिन्न महालों में जो है वो बांट दिया गया, और जो नेता होता था उसका, उस महाल का जो टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होता था, उसका कलेक्टर के रजिस्टर में एक नंबर चढ़ जाता था कि महाल नंबर इतना का ये आदमी टैक्स देने आता है। तो वो नंबर होता था, लेकिन गांव देहातों में नंबर को लोग लंबर बोलते हैं, तो एक्चुअली वो नंबरदार कहलाता था, नंबर को धारण करने वाला। लेकिन गांव में वो प्रचलित क्या हो गया? लंबरदार, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला। तो हम इतनी बातें बाद वाली भी आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि ये व्यवस्था महलवाड़ी शुरू इस समय नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, लेकिन टैक्स कलेक्शन का रूप पहले ही से इस ढंग से था वहां। तो इसका लाभ किसने उठाया? सआदत खां बुरहान मुल्क ने। कि जब वो सूबेदार बना तो इस तरीके के हर तहसील परगना का इंपॉर्टेंट आदमी के संपर्क में वो चला आया, और उसके माध्यम से पूरी एरिया में उसकी अच्छी पकड़ हो गई। और जब मुगल दरबार षड्यंत्रों, कॉन्स्पिरेसी और आपसी युद्धों में व्यस्त हो गया, तो इसे भी एहसास हुआ कि जिस प्रकार से निजामुल मुल्क वहां से भाग गया है और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली है, तो वही काम हमें भी करना चाहिए। इसीलिए इसने 1739 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की बजाबते तौर पे घोषणा कर दी कि अब हम स्वतंत्र हो गए। तो ये भी क्या था कि मोहम्मद शाह के समय का ही काल था। तो इस तरीके से हम मानेंगे कि अवध मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। तो ये तीन ऐसे स्टेट थे जो मुगल साम्राज्य से अलग हुए। तो भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली अगर इनको आप देखिएगा तो पाइएगा कि लगभग मुगल साम्राज्य का 75% भाग उससे अलग हो गया। छिटपुट छोटे छोटे चीज जो थे वो बचे रह गए थे।
क्योंकि बंगाल उस समय क्या था, आसाम से उठाइए तो बनारस तक, नीचे उड़ीसा तक, और बनारस से लेकर के पंजाब तक जो था वो अवध कहलाता था। बीच का थोड़ा सा इलाका वो लोकल चिफ्टन के अधीन थे, और दक्कन का आपने देखा कि पूरा का पूरा जो है वो निजामुल मुल्क उसका शासक हो गया। तब मुगलों के पास रहा क्या? कुछ नहीं। हाँ, तो वो जो पाकिस्तान का इलाका है वो ऐसे भी कभी मुगलों के पूरे अधीन नहीं रहा है। आपको थोड़ा सा जब पाकिस्तान का बात आप छेड़ दिए तो दो शासक का एग्जाम्पल देंगे। मुगलों में अगर शक्ति के दृष्टिकोण से देखिए तो दो शासक काफी महत्वपूर्ण थे, एक अकबर और दूसरा औरंगजेब। तो इन दोनों को उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में, इसको पढ़िए अगर आप, तो यूसुफ जई, खटक, अफरीदी, ये सब जनजातीय कबीले थे, और ये लोग कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए तो पाकिस्तान का जो स्वात का इलाका है वो उसके अधीन है, लेकिन उसकी पीपुल उसके अधीन नहीं है, मिलिट्री से डायरेक्ट लड़ती है। जो मिनी तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान में, वो वहां के लोकल गवर्नमेंट के पूरा खिलाफ है। कौन लोग हैं इसमें? तो इसमें यही ट्राइब्स अभी भी हैं। तो इनका शुरू से स्वभाव रहा है कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे और हम तुमसे रंगदारी के आधार पर तुमसे पैसा वसूल करेंगे। तो ये इतने महान मुगलों के समय में भी यही घटना घटी कि अकबर और औरंगजेब को बांध देना पड़ा पैसा कि 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तुमको देंगे ईयरली, तुम लोग खाली चुप रहो, विद्रोह मत करो। तो पैसा मिलता था, बंद होता था, फिर विद्रोह करता था, और इतना लड़ाकू था कि उसके सामने मुगल कुछ नहीं थे। तो ये मुगल साम्राज्य के अधीन रहे घूस दे करके। इसलिए अब की स्थिति अगर हमसे पूछिएगा आप, तो जब ये सब क्षेत्र मुगलों के अधीन नहीं रह रहा है तो वो अफगानिस्तान में जाके कहां से कब्जा करेगा? वो तो वहां जा ही नहीं सकता है मोहम्मद शाह के तरह। तो इसलिए उसकी बात छोड़ दीजिए। छोटे छोटे पॉकेट बच गए थे, ठीक है। जैसे नर्मदा और ताप्ती का इलाका, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, ये सब लोकल चिफ्टन के अधीन था, और ये सब हिंटरलैंड था, अंदरूनी क्षेत्र था। यहाँ मुगल ऐसे भी कब्जा करते थे तो स्थानीय सरदार के आधार पर, उस सरदार को ही अपना प्रतिनिधि मान लेते थे, और सारा टैक्स तुम कलेक्ट करो। इसको एक प्रकार से जागीर भूमि कहा जाता था। तो कभी मुगल आएगा तो उसको बताएंगे हम। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। देखिए वो है पढ़ना, वो जब आएगा तब बताएंगे। अभी बहुत लंबा टॉपिक है, इसको पढ़िए। जहाँ पर झलक के लिए कुछ बताना होता है हम बता देते हैं। अब आप जो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पूरा बताइए, तो फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे तो हौच पौच हो जाएगा ना। आपको तो लेटर मुगल पीरियड खत्म करना है। मॉडर्न इंडिया का ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम हम ही को पढ़ाना है। तो जब समय आएगा तो पढ़ा देंगे, उसको इसमें क्यों घुसा रहे हैं? तो एक खंड हुआ जिस खंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ना है? बोलिए। अगला जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना वो है विदेशी आक्रमण। यानी फॉरेन इन्वेजन। अब इसको पढ़ाने से पहले
विदेश यानी फॉरेन कहते किसको हैं वो थोड़ा स्पष्ट कर दे, नहीं तो बीच में आप सवाल कर दीजिएगा। अभी के कंटेक्स्ट में हम लोग करें तो भारत का कुल भूभाग कितना है वर्तमान समय में? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बाहर के जो लोग हैं वो विदेशी शक्तियां है ना, वो आक्रमण करेंगे तो हम बोलेंगे विदेशी आक्रमण हुआ। लेकिन जिस पीरियड का इतिहास पढ़ रहे हैं उस पीरियड में जिस साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं यानी मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य का उस समय का जो भूभाग था उसके अधीन, उससे बाहर से जो भी आक्रमण हो रहा था वो विदेशी आक्रमण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि दिल्ली पर यदि मराठे आक्रमण कर रहे हैं तो ये विदेशी आक्रमण कहलाएगा, और दिल्ली पर यदि ईरानी शासक आक्रमण कर रहा है तो वो भी विदेशी आक्रमण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बीच में मराठे आएंगे तो आप मत बोलिएगा कि आप इसको विदेशी आक्रमण के श्रेणी में कैसे रख रहे हैं। तो उसकी परिभाषा विदेशी आक्रमण का, फॉरेन इन्वेजन्स का हम पहले ही आपको दे चुके हैं। हम समझते हैं कि आप इस अर्थ को समझ गए होंगे। तो पहला जो आक्रमण हुआ वो मराठा का हुआ। आपको कल ही बताया है कि मराठा में इस समय यानी 18th सेंचुरीज में, 18वीं शताब्दी में 1713 से ही छत्रपति, वहां मराठा प्रशासन में राजा को छत्रपति बोला जाता था। शिवाजी छत्रपति थे। मराठी भाषा में राजा को क्या बोला जाता है? छत्रपति। तो शिवाजी की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी, उनके उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनमें शिवाजी की तरह तेज नहीं था, शक्ति नहीं थी। वो शक्ति धीरे धीरे कम होती चली। उत्तराधिकारी रहे, शाहू जीवित रहे, ताराबाई भी जीवित रही, ऐसी बात नहीं कि मर गई। लेकिन सत्ता जो है वो प्रशासनिक पद का एक व्यक्ति था, पेशवा, जो प्रधानमंत्री के समतुल्य था। 13 के बाद सत्ता उसके हाथ में चली आई, और पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ था। यानी 1713 से 1720 ईस्वी तक जो मराठवाड़ा के मराठा शक्ति का वास्तविक राजा था वो पेशवा था। और पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और दूसरा जो पेशवा हुआ जो 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा, उसका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। तो इसके द्वारा 1737 ईस्वी में 1737 एडी में मात्र 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया गया। यानी मराठा सेना दिल्ली पहुंच गई, और इस आक्रमण का सामना मोहम्मद शाह नहीं कर सका। 2 माह तक पेशवा की सेना जो है वो वहां रुकी रही दिल्ली में, और पेशवा और मोहम्मद शाह के बीच एक समझौता होता है जिसको हम लोग सिरौंज के समझौता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिरौंज संधि। और इस संधि के द्वारा नर्मदा से लेकर के चंबल तक का जो भूमि था, ये भूमि इस संधि के अनुसार मराठों को मिल गई। तो इस प्रकार 37 में जो आक्रमण मराठों का हुआ
उसने रही सही कसर, जो क्षेत्रीय शक्तियां अलग हुई थी, जो भ्रम बचा हुआ था कि नहीं मुगल कुछ जीवित हैं अभी, वो इस आक्रमण ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी वो भ्रम भी सतत खत्म हो गया कि तुम्हारे घर पर आकर के मात्र 500 सैनिक से तुम हार गए। यही नहीं, 2 महीने तक रहा तुम्हारे यहाँ, वो खाया पिया, और फिर लास्ट में जो है इतना बड़ा क्षेत्र लेकर के वापस चला गया, फरमान दे दिए उसके। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे पास शासन करने की अब कोई शक्ति नहीं रह गई। अब मुगल संप्रभुता, मुगल सोवरेंटी या मुगल किंगशिप या राजत्व छितरा गया, एक हाथ में नहीं रहा। तो इस आक्रमण ने, मराठा आक्रमण ने इस तरह की पोल खोल दी। अब अगला या दूसरा और अंतिम आक्रमण जो था वो नादिर शाह का आक्रमण था। कौन? नादिर शाह कौन था, ये थोड़ा सा जान लीजिए। इसके नादिर शाह के बारे में बताएंगे डिटेल, आपको लिख के वो लाना है, और न यहाँ हम लिख रहे हैं। नादिर शाह का जो इंडियन कंटेस्ट था वो लिखेंगे, वही आपको लिख के लाना है। क्लियर? तो कौन बात लिखना है, कौन बात एक्सेप्ट करना है, कौन बात रिजेक्ट करना है क्वेश्चंस में, तो ये हुनर भी सीखिए। बात इसलिए हम बताते हैं कि बिना पूरी बात जाने हुए याद ही नहीं आपको होगा। अभी एक साहब ने कहा ना कि रटना पड़ेगा, तो रटने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब किसी घटना का बैकग्राउंड आप नहीं जानते हैं। अगर घटना का बैकग्राउंड आप जान लीजिए तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना भाई? नहीं समझ रहे बात आप लोग बहुत आपस में मित्र भी बनते होंगे, किसी मित्र का नाम फौरन याद हो जाता होगा आपको, और किसी मित्र का नाम बहुत दिनों तक याद नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जिसका नाम फौरन याद हो जाता है आपको, उसका बैकग्राउंड आप पूरा जानते हैं, और जिसका नाम नहीं याद होता इसका मतलब उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको लस्ट ही नहीं है। हम जिधर इशारा कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नहीं? क्या समझे जरा बताइए तो। हाँ, नहीं तो दुश्मनी वाली बात होगी, वो तो दुश्मनी वाला, दुश्मन का ही बैकग्राउंड आदमी जानता है। हम शर्त रख रहे हैं कि चाहे मोहब्बत में चाहे नफरत में, इसी दोनों परिस्थिति में आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मामला नहीं होता उसका आप जानिएगा ही नहीं, तो जानिएगा नहीं तो उसका नाम ही नहीं याद होगा। तो नादिर शाह आपको नाम याद हो, भारत से जो उसके संबंध स्थापित हुए हों वो याद हो, इसलिए जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड आपको बताया जाए। बस यही छोटी सी बात थी। तो नादिर शाह का वास्तविक नाम जो था वो नादिर कुली खां था। शाह का मतलब बादशाह होता है, राजा। तो नादिर कुली खां से नादिर शाह बनने में एक लंबा सफर लगा। 1688 ईस्वी में अस्फहान में उसका जन्म होता है, और अस्फहान ईरान का एक इलाका था। उस समय ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था या फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान को पर्सिया और या फारस इसलिए कहा जाता था कि वहां पारसी भाषा बोली जाती थी। जरथुरुष्ट धर्म जिस समय से था, यानी अग्नि पूजकों का, उस समय की ये भाषा थी। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस्लाम में इतना विवाद जो उभर करके सामने आया, वो कभी क्लास में मौका मिले बताएंगे, उसमें इस व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल रहा। तो खैर चलिए अपने टॉपिक पे हम आते हैं। तो पर्सिया का शासक का जो डायनेस्टी था उसको सफवी वंश कहते थे।
उस समय पूरे वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस समृद्ध अंपायर था, वो साम्राज्य था। सिर्फ उसका आज के ईरान तक सीमा नहीं थी, बल्कि यूरोप का भी कुछ क्षेत्र उसके अंदर शामिल था, अफ्रीका का भी कुछ क्षेत्र उसके अंदर शामिल था। और जो ईरान का राज दरबार था, राज दरबार की भव्यता को दूसरे रियासत नकल करते थे। अगर किसी को अपने राजत्व, अपने किंगशिप को बहुत मजबूत करना होता था तो ईरानी कोर्ट के ट्रेडिशंस को अपने यहां अपनाता था। जैसे सोने का बर्तन सजाया जाना, सोने का झालर का इस्तेमाल करना, फानूस लटका हुआ रहना कॉस्टली कॉस्टली, कालीन ऐसा जमीन पे बिछा रहना कि उसमें चलने से पैर धंस जाए। ईरानी कालीन इतना मशहूर हुआ करता था। तो ये सब उसकी शान शौकत थी। लेकिन उसको एक अहमद नामक व्यक्ति की नजर लग गई। अब वो अहमद था अफगानी। उसने पूरे ईरान को जीतना शुरू कर दिया और सफवी शासक शाह तहमास कुछ नहीं कर सका। 75% ईरान पर अफगानी व्यक्ति अहमद का कब्जा हो गया। ऐसे में नादिर कुली खां का उदय होता है और ईरानी साम्राज्य से उसने अथक परिश्रम के बाद 20-25 वर्ष उसको लगे और उसने सारे अफगानियों को ईरानी साम्राज्य से मुक्त कर दिया। तो वो शाह तहमास का बहुत करीबी बन गया। तो शाह तहमास ने 1727 ईस्वी को उसे अपना आधा साम्राज्य दे दिया। कब? 1727। इस प्रकार से नादिर कुली खां नादिर शाह बन गया। अब वो आधे ईरान का शासक हो गया। 1736 में जब सफवी शासक शाह तहमास की मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मृत्यु, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसका भी साम्राज्य का शासक कौन हो गया? नादिर शाह। तो इस तरीके से 1737 ईस्वी में नादिर शाह पूरे ईरान का शासक बन गया। यहां तक समझ गए कहानी? अब एक जिच जो उसके लिए बची हुई थी, एक कसक जो बची हुई थी कि ईरानी इंपायर जब उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक एक क्षेत्र हम नहीं जीतते, और क्षेत्र था कंधार। कंधार ईरानी और मुगलों के बीच भी टसल का कारण रहा। मुगल कहते थे ये हमारा है और ईरानी कहते थे ये हमारा है। जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में हर समय लड़ाई हुई और हर लड़ाई में ईरान प्रभावी रहा। बहुत कम समयों तक कंधार मुगलों के अधीन रहा। बात समझ में आई? इस समय कंधार अफगानियों के अधीन था, माने अफगानिस्तान के अधीन था। तो उसको जीतने के लिए नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण किया। वहां का अफगानी शासक का नाम भी नादिर था, लेकिन उसका नाम नादिर खां था। और वो इससे डर करके, नादिर शाह से डर करके वो भाग करके काबुल चला आया। काबुल मुगल साम्राज्य के अधीन था। ठीक है? अब नादिर शाह ने सम्मान किया मुगलों का। वो मुगल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और अपना प्रतिनिधि मोहम्मद शाह के पास भेजा कि तुम नादिर खां को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे साम्राज्य में। नादिर शाह को मुगलों की विपन्नता का एहसास नहीं था। वो अभी भी समझता था कि मुगल बहुत बड़ा तोप है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसका सम्मान किया। लेकिन नादिर शाह का जो मैसेंजर था, जो दूत था, नहीं, वो तो शासक था उसका क्या बोलते हैं, अफगानों का, नादिर खां। दूत का नाम नहीं पता है हमको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जलालाबाद से जब दूत गुजर रहा था नादिर शाह का, तो मुगल सैनिकों ने उस दूत की हत्या कर दी और ये नादिर शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो अपनी सेना लेकर करके दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। तो इधर से भी मुगल सेना तैयार थी। दोनों के बीच हरियाणा में करनाल एक जगह है,
वहां एक युद्ध होता है, करनाल का युद्ध उसको बोलते हैं, ठीक है। यह करनाल का युद्ध 16 जनवरी 13 या 16 ही जनवरी हो, 16 जनवरी 1739 ईस्वी को होता है। यह करनाल का युद्ध सिर्फ 3 घंटा चलता है और 3 घंटा में करनाल का युद्ध नादिर शाह जीत जाता है, ठीक है। नादिर शाह जीत जाता है, ठीक है। अब तय हुआ, उस समय देखिए मोहम्मद शाह के पास कोई शक्ति नहीं थी, तो नादिर शाह के मुकाबला करने के लिए अवध के शासक, अब शासक बोलेंगे उसको, सादत खां बुरहान मुल्क, और हैदराबाद का शासक निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां, आप लोग ही मन में दोहराए कीजिए, ये उर्दू के नाम हम समझते हैं कि आपकी जुबान पर नहीं चढ़ेंगे, तो हमारे साथ पढ़ते पढ़ते आप दोहराइएगा, मन मन दोहराते रहिए, तो आपके जुबान पर भी चढ़ जाएगा और किसी सामने बोलिएगा तो आपकी बोली बड़ी प्रभावशाली लगेगी, ठीक है। तो ये दोनों शक्तिशाली थे, तो इन दोनों का सहयोग लिया कि देखो तुम लोग तो हो हमारे ही उत्पन्न, तो अब तुम्हारा बाप मुसीबत में है तो बेटा का फर्ज बनता है कि उसका साथ दे। तो वो लोग तैयार हो गए और सादत खां भी और निजामुल मुल्क की फौज एक्चुअली में इस युद्ध में साथ थी। खाने दौरा सेनापति था मोहम्मद शाह का, वो मारा गया इस युद्ध में। अब निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां ये जानता था कि नादिर शाह को बहुत दिन रोके रखना ठीक नहीं है, अगर आंतरिक चीज की जानकारी उसको मिल गई तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए नादिर शाह ने से और मोहम्मद शाह से समझौता करवा दिया निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां ने, और तय ये हुआ कि 50 लाख रुपया में मामला खत्म करो। मतलब तुम्हारा जो आदमी मारा गया है इतना हम लोग का भी मार लिए, अब जो खर्च हुआ है आने में, लड़ाई वड़ाई करने में, 50 लाख लो और चले जाओ, बड़ी हालत दयनीय है यहाँ की। तो 20 लाख हम अभी दिलवा देते हैं मोहम्मद शाह से, उसके पास 20 लाख है वो दे देगा, और 10-10 लाख का 3 किस्त, 10 लाख तुम लाहौर पहुंचोगे जैसे ही तो वहां तुमको मिल जाएगा, वहां मेरा आदमी है उसको हम बोल देंगे। उसके आगे बढ़ोगे तो अटक पहुंचोगे तो वहां तुमको 10 लाख मिल जाएगा, और फिर लास्ट में काबुल पहुंचोगे जो हमारी अंतिम राजधानी है हमारे साम्राज्य की, तो वहां तुमको 10 लाख मिल जाएगा। मोटा आदमी था नादिर शाह, तैयार हो गया। लेकिन इसी में मोहम्मद शाह से एक गलती हो गई, जो ये समझौता कराया बड़ा खुश हो गया, बोला कि देखो तुम्हारी सत्ता तो निजाम हमने मान्यता दे ही दी है, अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, मुगल बहुत बूढ़ा हो गया है, तुम ही मीर बख्शी का पद संभाल लो, यानी सेनापति का, यानी डिफेंस मिनिस्टर का। तो कौन भाई अपना माने एक साम्राज्य भी तुम्हारा रहे और तुम मेरा जो बाकी एरिया है उसका भी सेनापति बन जाओ, तो कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा। और हैदराबाद से दिल्ली के तुलना में ज्यादा निकट अवध था, तो सादत खां बोला नहीं, लेकिन उसके दिल में था कि हम साथ इसलिए दे रहे हैं कि जीतने के बाद हम डिमांड करेंगे मीर बख्शी का, और उसके डिमांड करने से पहले ही मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी का पद किसे दे दिया, बोलते हैं क्यों नहीं, पूरा नाम बोलिए, निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां आसफ जाह, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखा सादत खां कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया था, बदला लेते हैं। ये रात में नादिर शाह के खेमे में चला गया। खेमा उन्हें समझते हैं ना, अस्थाई घर जो युद्ध क्षेत्र में होता है उसका एक प्रॉपर नाम है खेमा।
वहां बोला कि ये क्या 50 लाख आप दे करके खुश हो गए हैं, ये क्या बात कर रहे हो? उसके पास 30 करोड़ है, 20 करोड़ है उसके पास, कहां 50 लाख, कहां 20 करोड़। सो आप आक्रमण कीजिए दिल्ली पर और आपको 20 करोड़ मिलेगा। तब जो है 20 मार्च, कब? 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है। इतना देर आप देख रहे हैं, 16 जनवरी से 20 मार्च तक वो करनाल में ही था, लौटने का विचार कर रहा था। ये जैसे ही कान भरा उसका, बोला जब इतना बड़ी धनराशि है तो क्या दिक्कत है। पहुंचा वहां, रात भर सोया, सुबह हुआ, शाम हुआ। शाम में अफवाह उड़ गई कि नादिर शाह मर गया, किसी ने अफवाह उड़ा दी। अब दिल्ली का लोग शुरू से ही जुझारू रहता है, यानी लड़ाकू रहता है। नादिर शाह की फौज सोई हुई थी रात में, उसकी सोई हुई फौज पर आक्रमण कर दिया दिल्ली की जनता ने, मोहम्मद शाह ने नहीं। और 7,000 उसके सैनिक मारे गए। कितना? 7,000, 7,000। अब नादिर शाह को पता चला तो उसने आम कत्लेआम की इजाजत दे दी, जनरल जेनोसाइड, माने जिसको देखो उसको मार दो। तो दोपहर तक आते आते 30,000 व्यक्ति मारे गए। दिल्ली की कहा जाता है कि खून की नदियां कभी नहीं बही थी, ये पहली बार बनी। जब मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी उसके पैर पर रखा तब जो है उसने कत्लेआम रोका। और फिर उसके बाद 22 मार्च को यह घटना घटी, 20 को पहुंचा और 22 मार्च को यह घटना कत्लेआम की हुई। उस समय से लेके 57 दिन तक, लगभग 2 महीने तक वो दिल्ली में रहा। और क्यों रहा पता है आपको? वो 20 करोड़ रुपया लेने के लिए तो डिमांड किया किससे? सादत खां से, जिसने ये किया था कि कहां पैसा है दो। तो वो तो लड़वाना चाहता था, निजामुल मुल्क को पराजित करना चाहता था, मोहम्मद शाह को बेइज्जत करना चाहता था। पैसा तो था नहीं, उसके पास भी नहीं था पैसा, 20 करोड़ रुपया। तो जब धमकी दी कि तुम्हारे साथ सख्ती किया जाएगा अगर नहीं बताओगे तो पैसा तो किसी के पास नहीं था हिंदुस्तान में, राजाओं में। उसने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली सादत खां। तो सफदर जंग उसका बेटा था सादत खां का, जो अगला नवाब बना वहां। तो सफदर जंग ने कैसे कैसे इकट्ठा करके 2 करोड़ रुपया दिए उसको कि अब इसके बाद हमारे पास नहीं। लेकिन उसके दिल में था कि जो बोला है गलत नहीं बोला है। अब जानते हैं क्या किया? 57 दिनों तक दिल्ली के सारे घरों की तलाशी ली उसने, एक एक जगह की। और 20 करोड़ आप बोलते हैं, 30 करोड़ मिल गया उसको 20 के जगह पर। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, क्या क्या ले गया जरा वो समझिए। 30 करोड़ नगद राशि, हीरे जवाहरात, सोना चांदी के गहने, ये सब इतने थे कि कई ऊंटों के हौदे पर रख करके सोना चांदी ले जाया गया। झोला में नहीं, या हाथ में नहीं ले जाया गया। ऊंट का जो हौदा होता है, इसमें आदमी बैठता है, लड़ता है, शासक बैठ करके ऊंट के हाथी के हौदा पर ऐसे चौकोर बना रहता है, उस पर सोना चांदी और जो उस समय का प्रचलित रुपया था सोने का, ये सब भरा गया। और उसके बाद 7,000 ऊंट, 10,000 घोड़े, 150 लोहार, 200 संतराश, 3,000 हिजड़े। हिजड़ा थर्ड जेंडर, ये सब नाम आता है तो बड़ा उछल जाता है। हमको पढ़ाने दीजिए, सब समझते हैं आप लोग हिजड़ा माने क्या होता है। ठीक है, हाँ मैडम गोगोही हैं, वो नहीं सर से सुनना चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा नहीं है, वो टॉपिक समझाने का नहीं है,
जो है वो समझा। बिजड़ा, अच्छा। इसके अलावा ऑडिटर, जिसको लेखपाल बोलते हैं, यानी मुंशी का जो काम करते थे, तो वो लगभग 300-350 लोगों को लेके चला गया। इतने लोग जबरदस्ती कैद करके नहीं ले जाए गए, इतने लोग स्वेच्छा से गए, क्योंकि दिल्ली उजड़ चुकी थी, इनके लिए कोई कारोबार नहीं था और ईरान में इनके लिए बहुत अवसर थे। तो इसीलिए सब ये सब, जिसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ मनी ड्रेन नहीं किया हिंदुस्तान से नादिर शाह के द्वारा, ब्रेन भी ड्रेन कर गया। तो पूर्व के और बाद के जितने विदेशी आक्रमण हैं और जितनी लूट हुई, उसमें सबसे बड़ा लूट जो था वो नादिर शाह का लूट था। यही नहीं, 1 करोड़ रुपये मूल्य का तख्ते ताऊस था शाहजहां का बनाया हुआ, जिसको बोलते मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, जो मोर की तरह बना हुआ था, उसको भी उठा करके ले गया वो। और उसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ये कोहिनूर हीरा जो यहाँ से गया, कैसे कैसे उसका एक लंबा इतिहास है, बहुत सारे के पास गया और अभी वर्तमान समय में ब्रिटिश क्वीन के ताज में जो है वो लगा हुआ है। बात समझ में आई? तो ये था पूरा का पूरा आपको मोहम्मद शाह। हम समझते हैं कि समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े, लिखेंगे ही, मिटाए इसको, मिटा दूं? लिखना है। जल्दी कीजिए, लिखने का मतलब है देर मत कीजिए। आप लोग का पानी तो गर्म हो जाता होगा, नहीं? गर्म हो जाता होगा। वो यहाँ से लेते हैं, यहाँ का ठंडा होता है ना? ठीक है। आप पहले से क्लास कर रहे हैं, जो कॉपी लिए हुए हैं? कब से क्लास कर रहे हैं? शुरू से? मेरा पहचान रहे हैं आज आप? हाँ, शुरू से देख रहे हैं कि लगता है कि तो पुराना बैच है, नया लड़का कहाँ से आ गया। तो हम पूछना चाह रहे थे, तो इसीलिए अभी डरते डरते पूछ लिया, इसलिए पूछना जो है मना है यहाँ। ये कैसी जुबाबंदी है तेरी महफिल में, ये कैसी जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। इसीलिए आपसे मतलब परिचय नहीं ले पाए। हो गया सबका भाई? अब देखिए अगला शासक कौन होगा। तो मोहम्मद शाह के बाद अब कुछ पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए बातें कर लेनी है। जो घटनाएं थी वो घट चुका, अब जितने भी शासक हैं उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऑब्जेक्टिवली काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हमसे आप बहुत विस्तार से समझने की अपेक्षा न रखिए, और हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा इनके बारे में आप जानिए भी नहीं, क्योंकि यूजलेस है। ठीक है? तो उसमें अगला शासक कौन होगा? अहमद शाह। अहमद शाह। इसका शासनकाल बता दीजिए, हम भूल गए हैं। 1748 से 54 तक। ठीक है? इसके बारे में जो बात आपको जाननी चाहिए,
जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि ये अवैध संतान था। दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि अशिक्षित था। अभी तक जितने थे वे सब शिक्षित थे, ठीक है, विलासी थे, लेकिन शिक्षा प्राप्त की थी। आगे भी जो होंगे शिक्षित होंगे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, उस समय कुछ किताबें पढ़ लेना, फारसी जान लेना, तुर्की जान लेना, हिंदी जान लेना, यही मतलब कि पढ़ाई होती थी, ठीक है। कोई डिग्री वगैरह नहीं मिलता था। अगर ये पूरी चीज आपको जाननी है, खासतौर से बिहार के कंटेक्स्ट में, तो एक विद्यापति बहुत बड़े ब्राह्मण थे मिथिला के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी वर्ण रत्नाकर। तो अब हिंदी में भी अवेलेबल है, वो नेट पर भी अवेलेबल है। तो उसमें जो हिंदू दर्शन है, फिलॉसफी है, जितना अच्छा उसमें दिया गया है उतना किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है। और हिंदू एजुकेशन सिस्टम्स पे जितना अच्छा उसमें लिखा गया है उतना अच्छा किसी में नहीं। कितने वर्ष में वो घर से निकलेगा, कितने वर्ष में क्या पढ़ेगा, अक्षर कितना जानेगा, कितने कितने वर्ष पे, कैरिकुलम क्या होगा, किस एज में, तो सारी चीजें हैं। हमने अपने रिसर्च में उस किताब के व्याख्या को डाला है और उससे हमको बहुत फायदा हुआ। तो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इसको आपको याद रखनी है इसके शासनकाल का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, कि घर के बर्तन बिकने लगे। यानी घर चलाने के लिए, और जो सेना महल में रहती थी तो उन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। इसके बाद अब गौर से देखिएगा, जितने शासक हुए सबका मर्डर हुआ। अब मर्डर किसी दूसरे ने नहीं किया, वजीर नहीं किया। क्यों? तो पैसा के लिए, सैलरी नहीं मिल रही थी। तो सैलरी था ही नहीं एक शेकर में, राजकोष में, तो कहां से मिलेगी? तो सैलरी देने के लिए, घर में खाना खर्ची चलाने के लिए, इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, उसका क्या हुआ भाई? पटरी वाले को घर के बर्तन बेच करके खर्च निकालना पड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला देखिए क्या होता है। अगला शासक कौन था? आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। इसने कब तक शासन किया साहब? 1754 से लेकर के, आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं तो सबों से नहीं, हम चुन लेते हैं कि किससे पूछा जाना चाहिए। इसके काल की एक ही बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वो घटना कौन सा है? वेरी गुड, बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि 1757 में 23 मार्च को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसके बीच नहीं लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? और दूसरे तरफ कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में नेता कौन था इस युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव। वेरी गुड। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि इस युद्ध के पहले आलमगीर द्वितीय 2 बार बिहार आया है सम्राट रहते हुए, और दोनों बार आक्रमण किया है बिहार पर।
उसमें एक युद्ध इसका गया में भी हुआ है और गया के मानपुर में, और उस समय जो है यहाँ के स्थानीय चिफ्टेन से, यानी स्थानीय राजा से वो हार गया था। ये फ्रांसिस बुकानन का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं? फ्रांसिस बुकानन एक्चुअली में एक डॉक्टर था। तो जब बंगाल में वो आया लोगों के इलाज करने के लिए, लोगों के अंग्रेजों के इलाज करने के लिए, तो बहुत काबिल आदमी था। उसको सर जॉन शोर ने, जो कार्नवालिस के बाद का गवर्नर जनरल था, उसको एक दायित्व सौंपा। बहुत प्यारी चीज वो काम करके गया था, इसलिए अब जानिए आप लोग, कभी लाइफ में मौका मिले तो उसकी बातों को पढ़िए आप, कि हम लोग मेहनत करते नहीं है, कुछ करते नहीं है और ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। अंग्रेज यहाँ इतने लंबे समय तक शासन किया तो यूं ही शासन नहीं किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कुर्बानियां दी। उसी में से एक कुर्बानी का, एक मेहनत का एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। था डॉक्टर, क्या गवर्नर का नाम लिया, सर जॉन शोर। उसने कहा कि देखो हम लोग शासन कर रहे हैं बंगाल में, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना परगना है, कितना गांव है, कैसी फसल बोई जाती है, कौन कौन नदी है, कैसे लोग हैं। भाई जब तक ये फुल जानकारी नहीं रहेगी तो कैसे हम शासन कर पाएंगे। तो ये दायित्व तुम पर सौंप रहे हैं, तुम इस काम को करो। तो बहुत कठिन काम था, तो बंगाल का पूरा किया। बिहार में 1812 से लेकर के 1818 तक वो रहा, सर्वे किया। और रिपोर्ट ऑफ बुकानन सिर्फ गया का जो उसने लिखा है वो 900 पेज का है। कितने पेज का? इसी ढंग से पटना का अलग, आरा का अलग, सब आर्काइव में अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है। और बिना बुकानन को पढ़े हुए कोई हिस्ट्री लिख ही नहीं सकता मॉडर्न इंडिया का। एक एक चीज, किस जगह का क्या नाम था, कौन नदी, कौन फसल बोया जाता था, क्या ट्रेड होता था, कौन कौन से मंदिर थे, कौन कौन सी मस्जिद बनी हुई थी। तो एक एक चीज का, बराबर पहाड़ी के बारे में बताता है कि वहां रुका और चलता कैसे था, पता है आपको? ऐसे तो रोड नहीं था जो अभी बना हुआ है गया टू पटना रोड कि 1.5 घंटा में पहुंच जाइए। कोई रोड ही नहीं थी साहब। तो कहीं ऊंट से, कहीं हाथी से, कहीं पैदल, और एक टेंट रखता था, वहां लगा दिया, रात में सो गया। एक एक चीज को देख देख करके लिखा है। और आप खोलिएगा नेट पर तो कुछ चीजें उसकी हाथ की लिखी हुई है, अभी भी डाला हुआ है। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई। तो हम जो ये कहे आपको, हम ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आपको कैसे इतना अंदर अंदर का बात पता चल जाता है, चुटपुट का भांजते रहते हैं हम लोग के सामने आप कि आलमगीर द्वितीय गया आया था, मानपुर में लड़ा था। तो ये फ्रांसिस बुकानन के गया डायरी में ये बात लिखी हुई। और जब हम पढ़े तो मेरा होश उड़ गया कि बाप, इतनी बड़ी बात थी। तो ये रिसर्च होता है। इंग्लिश में लिखे और कैसे लिखे? हाँ हाँ भाई, अरे वो 1812 से 18 तक बोला तो कि बिहार में रहा, और बिहार का लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग डायरी है उसका। अब बुकानन रिपोर्ट पटना टाइप कीजिए अपने मोबाइल में, फौरन आ जाएगा पूरा उसका रिपोर्ट। बुकानन रिपोर्ट गया टाइप कीजिए, उसी के बुकानन रिपोर्ट में ही हमने पढ़ा कि उस समय गया में जो प्रेतशिला है, तो प्रेतशिला से वो टिकारी की तरफ बढ़ा,
तो लिखता यह है कि प्रेतशिला से टिकारी के तरफ जो हिंदू लोग थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग भूमिहारों और राजपूतों का था जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे थे, और दूसरा बाकी जितने लोग थे वे सब भूत प्रेतों की उपासना कर रहे थे, और उसी का त्राण जो है प्रेतशिला में दिलाया जाता था। तो यह बात बुकानन रिपोर्ट से पता चलता है। आज भी उसका देखिए तो इसका अस्तित्व पाया जाता है। जो हिंदुओं का जो फॉरवर्ड कास्ट है वो भूत प्रेत में नहीं रहता है, लेकिन हिंदुओं का जो लोअर कास्ट है, ये मिडिल क्लास है, सब देखिए मजार पर दौड़ा दौड़ा आपको जाएगा, आज भी जाएगा। बीथो शरीफ में जाइए तो आपको 90% हिंदू मिलेगा, नहीं यकीन है जाकर देख लीजिए। तो ये सब तो वास्तविकता थी जो बुकानन ने लिखा, आज भी उसका साक्ष्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि वो चीज है। तो इतनी लंबी चौड़ी बहस इसलिए हो गई, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे इस बात को सत्य माने कि आलमगीर द्वितीय गया आया था। क्लियर? तो बस इतनी सी बातें इसमें थी, और कोई बात नहीं जानना है। इसके साथ एक घटना थी कि इसका प्रधानमंत्री या वजीर कह लीजिए इमादुल मुल्क था। इसने इसको घसीट घसीट के मारा लाल किले में, और पूरा कपड़ा फाड़ दिया, और जीते जी उसको उठा करके नीचे यमुना नदी में फेंक दिया, और वो मर गया। इसके बाद क्या हुआ? ये घटना कब की हुई? 1759 की। अब देखिए कि एक नाम मिलता है शाहजहां तृतीय का, हम यहां लिखेंगे नहीं उसको, और दूसरा शाह आलम द्वितीय का। तो कल हम आपको कुछ गलत पढ़ा दिए थे जिसमें आज सुधार करना चाहते हैं। हमने कल पढ़ा दिया था आपको कि पटना में राज्याभिषेक कराने वाला दो शासकों में एक फर्रुख सियर था, और दूसरा हमने कह दिया था आलमगीर द्वितीय। ये गलत था, दूसरा आलमगीर द्वितीय नहीं था, स्लिप ऑफ माइंड हमारा कल हो गया था। दूसरा शाह आलम द्वितीय था, वो इस समय पटना में था, और शाहजहां तृतीय ने दिल्ली में घोषित किया अपने आप को, और इसने पटना में अपने आप को घोषित किया 59 में। लेकिन ये पटना से दिल्ली नहीं जा पाया, और वहां शाहजहां तृतीय लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाया, कुछ ही दिन के बाद मार दिया गया। रुहेला बंगश पठानों का एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली पर 59 में कब्जा कर लिया, और 59 से 70 तक, यानी 1759 से लेके 1770 तक वही बंगश पठान का आतंक दिल्ली में रहा, और उसी बंगश पठान के वजह से जो है वो शाह आलम द्वितीय दिल्ली नहीं जा पाया 12 वर्षों तक। ठीक है? तो दूसरा अगला जो है वो कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय है ना? इसने कब तक शासन किया? सबसे लंबा इसी का है, 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक। तो इसके पीरियड में कौन सी घटना भी बता रहे थे आपको कि ये दूसरा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक कहां हुआ? पटना में, और ये 12 वर्षों तक दिल्ली नहीं जा पाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुगल बादशाह रहा, लेकिन ये दिल्ली प्रवेश रुहेला बंगश के कारण नहीं कर पाया। 1772 ईस्वी में, कब? 1772 में मराठों ने इसको दिल्ली पर बैठाया। इतना डरा हुआ था कि मराठों ने इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बन गया था 59 में ही, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर जो है, जो मयूर सिंहासन रहित था, जिस पर अब तख्ते ताउस नहीं था, सिर्फ पत्थर ही पत्थर था,
उस पर जाकर के कब बैठा? 1772 में, मराठों के सहयोग से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक घटना घटी, इसके साथ व्यक्तित्व के साथ लगा हुआ है, अब्दुल कादिर की। एक दरबारी था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। हाँ, तो बैठा है तो पैसा लिया, इससे क्षेत्र ले लिया, ऐसी थोड़ी बैठा है। लड़ाई देखिए, जैसे आप बोलते हैं कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। अभी के पॉलिटिक्स में सुनते हैं ना भाई, तो वैसे ही राजतंत्र में भी कोई अस्थाई दोस्त, अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। जिस समय इक्वेशन बन गया उस समय दोस्त बन गया, जिस समय इक्वेशन बिगड़ गया तो शत्रु हो गया। ठीक है ना? हाँ भाई, हाँ। तो अभी एक चीज तो जान लीजिए ना, अब्दुल कादिर के साथ दो घटनाएं इसकी। एक घटना 1786 की है और एक घटना 1806 की है। इसमें अब्दुल कादिर ने अंधा कर दिया इसे, यानी 86 से शाह आलम द्वितीय अंधा था और बादशाह था, और 80 में इसकी हत्या कर दी अब्दुल कादिर ने। एक और इसके सामने घटना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, है ना? ये इसी के शासनकाल में हुआ, और ये उस समय दिल्ली में, पानीपत तो बगल ही में है लेकिन दिल्ली में था भी नहीं है। सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब क्या बोलते हैं आपको, उस समय मुगल का नाम मात्र का शासक था। और एक और घटना इसके काल में ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट है, तब जो है वो दो घटना हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध इसी के शासनकाल में लड़ा गया, और इस युद्ध में यह शामिल हुआ था। बक्सर का युद्ध, तीन शक्तियां एक तरफ थी और अंग्रेज लोग एक तरफ थे। जो मूड़ी नीचे किए हुए, थोड़ा ऊपर उठाइए और बताइए कि भारत की वो तीन शक्तियां कौन कौन थी बक्सर के युद्ध में? आपसे पूछे? बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आपसे नहीं पूछ रहे भाई, अभी नंबर आता है आपको। आप बोलिए। काहे नहीं बोलिएगा? पीछे आप बोलिए। मीर कासिम, वेरी गुड। शुजाउद्दौला, ठीक है। शाह आलम, हाँ। तो अब देखिए, मीर कासिम बंगाल का, शुजाउद्दौला अवध का, और मुगल सम्राट शाह आलम, यानी उत्तर भारत की संपूर्ण शक्तियां एक तरफ, कोई मामूली वार नहीं था। और दूसरी तरफ कौन? अंग्रेज। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? बोल दीजिए। हेक्टर मुनरो। और 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में एक बात थी कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज कूटनीतिक डिप्लोमेसी से जीते थे, युद्ध हुआ नहीं था, सारी फौज को मिला लिया था अपने तरफ। लेकिन बक्सर के युद्ध में बजाते तौर पे फाइट हुआ और इसमें अंग्रेज जीते। तो बक्सर के युद्ध की जीत एक सैनिक जीत थी, प्लासी का युद्ध की जीत एक डिप्लोमेटिक जीत थी, एक कूटनीतिक जीत थी। तो यहां से यह तय हो गया कि अब भारत में कौन शासन करेगा, ये तय नहीं हुआ, ये तय हुआ कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। और भारत में कौन शासन नहीं करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, न मराठे, न मैसूर, न मुगल, न अवध, न बंगाल, न निजाम, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि संपूर्ण भारत पर वो शासन कर सके।
इसीलिए भारत पूरा खाली हो गया था और अंग्रेज बड़ी आसानी से एक एक भारतीय शक्तियों को अलग अलग हरा करके संपूर्ण भारत पर कब्जा करने में सफल रहे। ये वास्तविक हिस्ट्री है। ये रोना कि अंग्रेज चले आए, कहां थे आप सोए हुए? जागे रहते। सुंदरलाल जो आंखों देखा हाल लिखते हैं, सुंदरलाल कौन? जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 2 वॉल्यूम में उनकी किताब है, कहीं गला के दिखला देंगे आपको। उसने प्लासी के युद्ध के बाद का विवरण दिया कि मुर्शिदाबाद में लॉर्ड क्लाइव कह रहा था कि हम इतने डरे हुए थे इस बात से कि गलियां इतनी संकरी थी और लोग अपने छतों पर थे। हमें इस बात का डर था कि हमारी संख्या मात्र 500 थी, अगर ऊपर से एक एक ढेला भी सब मारता तो 500 आदमी नहीं बचता। और उसी समय यह स्वप्न अंग्रेजों का भारत में शासन करने का समाप्त हो जाता। लेकिन राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण लोगों को यह पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान गुलाम होने वाला है और हमारा शासक जो है मारा जाने वाला है। कोई लगाव नहीं था शासक से। तो इस तरह की व्यवस्था तो करके आपने रखी थी। तो ऐसे हालत में कोई भी आकर करके शासन कर सकता था। वही हुआ यहां। तो जो हिस्ट्री है, इसको एक बात ध्यान से रखिए कि इसको सही रूप में पढ़ना चाहिए और सही रूप में इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ भूत की चीजें नहीं है, हिस्ट्री वर्तमान की भी चीजें हैं। अगर वर्तमान को सफल बनाना है और भविष्य को सुंदर बनाना है तो भूत से अध्ययन करना चाहिए, यानी हिस्ट्री को देखना चाहिए। अगर जो कौमें हिस्ट्री को देख करके अपना वर्तमान सुधारती हैं तो भविष्य भी उनका उज्जवल होता है। ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था राके, उसका ये कहना था। तो इस तरीके से शाह आलम द्वितीय के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला जो 2 शासक बचता है उसमें एक नाम है, क्या नाम है? अकबर द्वितीय का। इसका पीरियड बताइए। 1806 से 1837, ठीक है। इसके काल में कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1835 में 1835 में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए। अभी तक मुगलों के सिक्के चल रहे थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई गतिविधि ही नहीं थी। और दूसरी घटना ये है अकबर द्वितीय के काल में कि ये अंग्रेजी पेंशन याफ्ता बन गया। माने अब इसकी कोई आय नहीं थी, सिर्फ दिल्ली के लाल किले पे इसका अधिकार था। और 6-3 में जो अंग्रेजों ने कब्जा किया तो पेंशन वहीं से शुरू कर दी कि क्या करोगे, तुम्हें कोई ताकत है, रहो अपना, जो ये सब दिल्ली दिए हो बदले में कुछ पैसा हम साल में दे दिया करेंगे, खाओ पियो अपना। और अकबर अंग्रेजों के सहयोग से बना था, यानी अंग्रेजों ने इसे बनाया था। और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना इसी काल में है जो ऑब्जेक्टिवली आता है कि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही को लंदन भेजा था। किस लिए भेजा था पता है? हाँ, पेंशन इसका अंग्रेज लोग दे ही नहीं रहा था। तो ये बहुत लर्न पर्सन थे राजा राम मोहन राय, पढ़े लिखे इंग्लिश था। इसको पकड़ा कि भाई तुम जाओ और अपने बादशाह का पैसा का इंतजाम कराओ। तो ये गए वहां, लेकिन दुर्भाग्य से ये वापस नहीं आ पाए और वहीं ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी जो है इसका इच्छा बेचारे का पूरा नहीं हुआ। अब अंतिम जो
बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। इसके बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं कि साहब क्या था ये। अगर शासक के रूप में देखें तो 1858 तक इसको मानेंगे, और व्यक्ति के रूप में देखें कि कब तक जीवित रहा तो 1861 तक इसको माने, है ना। इसी के काल में 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसके एक पुत्र और 2 पौत्रों को गोली से उड़ा दिया हुमायूं के मकबरे में, और इसको रंगून निर्वासित कर दिया, जहां बहुत बदहाली की स्थिति में 1861 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका बहुत अच्छा मशहूर शेर था कि 2 गज जमीन भी नहीं मिला कोहियार में, यानी जहाँ के हम बादशाह थे वहाँ 2 गज जमीन भी नहीं मिला, इतने बदकिस्मत हम थे। तो हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको लेटर मुगल पीरियड पढ़ाया। ये दुख की बात है कि बहुत लंबा समय लग गया, 3 क्लास इसमें देना पड़ा। हमें ऐसा लग रहा था कि 2 क्लास में हम पूरा कर लेंगे, लेकिन आप इतना गहराई से जानना चाह रहे थे बातों को कि उसकी वजह से 1 क्लास बढ़ गया। आइंदा क्लास में कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बहके नहीं हम लोग, जो टू दी पॉइंट बात हो उसको पढ़ें, ताकि बहुत लंबा सिलेबस है वो पूरा का पूरा क्लियर हो। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।